अस्सलामुअलैकुम। इजी वीडियो हाजिर है आज MGT 101 के नेक्स्ट पेज पे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने हैंड आउट्स ओपन कर लें पेज नंबर 11 से। 10 तक हम पढ़ चुके थे, आज 11 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें दूसरा चैप्टर भी सारा कवर किया जाए। तो आइए चलते हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, आप अपने हैंड आउट्स ओपन कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं पेज नंबर 11 पे, MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले यूजेस ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कौन सी है जो बिजनेस ने रिकॉर्ड की हुई है रुपए पैसे के लिहाज से। किससे पैसा कितना लेना है, किसको कितना देना है, किससे कितना ले लिया, किससे कितना दे दिया, किसको क्या बेचा, किससे क्या परचेज़ किया, ये सारी की सारी इस बिज़नेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कहलाती है। अब इसको यूजेज, इसका फ़ायदा किस किस को है। सबसे पहले इन्वेस्टर देखता है जी कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, इसके पास इतनी सलाहियत है, इतने फाइनेंसेस हैं कि ये मुझे प्रॉफिट दे सकती है। दूसरा, इसमें ट्रेड कॉन्टैक्ट्स दो किस्म के होते हैं, सप्लायर और कस्टमर। इन दोनों से ट्रेड होती है बिज़नेस की। सप्लायर वो जिसने बिज़नेस को मटेरियल प्रोवाइड करना होता है कोई चीज़ बनाने के लिए। अब वो भी देखता है कि मैं इसको मटेरियल देख रहा हूँ, ये भाग तो नहीं जाएगी, इसके पास इतने फाइनेंसेस हैं कि मेरे पैसे दे सकेगी। और दूसरा, जो कस्टमर्स होते हैं वो भी देखते हैं कि भाई कि मैं इससे चीज़ तो परचेज़ कर रहा हूँ कि ये मुस्तकबिल करीब में कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, मुझे ये चीज़ मिलती रहेगी आइंदा भी कि नहीं। इसी तरह थर्ड पार्टी जो इसको देखती है वो है लेंडर्स हैं, जिन्होंने बिज़नेस को उधार देना होता है। ज़ाहिर है उन्होंने देखना होता है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये बंदा मेरे पैसे वापस भी कर सकेगा कि नहीं। टैक्स अथॉरिटीज़ देखती हैं जी, जिन्होंने टैक्स लगाना होता है। ज़ाहिर है वो पहले इनकम भी देखती हैं कि इस पर कितना सेल टैक्स लगाया जाए, सेल करती है कितनी है। मैनेजर और एम्प्लॉय, ये दोनों, असल में मैनेजर भी एम्प्लॉय होता है कंपनी का। इन्होंने फाइनेंशियल पोजीशन इसलिए देखनी होती है कि भाई हमारा करियर सिक्योर भी है कि नहीं, ये हमें आइंदा भी सैलरी देते रहेंगे, वेजेस देते रहेंगे या नहीं। फाइनेंशियल कंसल्टेंट एंड एडवाइज़र, जो भी कंपनी के फाइनेंशियल कंसल्टेंट एंड एडवाइज़र हैं वो भी देखते हैं, क्योंकि उन्होंने इन्हीं के बिहाफ पे आगे बात करनी होती है किसी दूसरी पार्टी से। गवर्नमेंट देखती है जी, क्योंकि इसने देखनी होती है अपने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिहाज। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पब्लिक भी देखती है। आपने इम्पोर्टेंट ये है कि आपने इन सब को कंसेप्ट माइंड में रखना है जो मैं बता चुका हूँ। इनके नाम याद रखने हैं कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज़ कौन कौन करता है, यही वो पेपर में पूछता है। आगे प्रैक्टिस है जी, आप कीजिएगा। अगर आपको मेरी बात की समझ आई है, ट्रू फॉल्स है, ना समझ आए किसी की तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अंडरलाइंग अजम्पशन में गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न कहता है कि बिजनेस जो है फोरसीएबल फ्यूचर के लिए चलता रहेगा, यानी बिजनेस को किसी खास डेट पे बंद करने का इरादा नहीं है, जब तक बिजनेस चलता है चलता रहेगा। IFRS लिखा हुआ है, इसका आप वो लिख लें, एब्रीवेशन जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, ये इसका एब्रीवेशन है, पेपर में भी पूछ लेते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो एलिमेंट्स वही हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एक्सपेंसेस, ये सब आपने इसकी रिकॉग्निशन कहते हैं कि कब समझा जाए कि एक एसेट वाकई हमारा एसेट है, कब समझा जाए कि एक लायबिलिटी इसकी लायबिलिटी। इनकम कब रिकॉग्नाइज की जाएगी, यानी कि पैसे तो आ गए हैं कि वाकई इसको इनकम कंसिडर कर लिया जाए, एक्सपेंस कंसिडर कर लिया जाए। ये आपने पढ़ना है एक एक लाइन का, ना समझ आए तो पूछ भी सकते हो, ईजी मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। IFRS के बारे में आपको बता चुका हूँ, उसने ही मेजर करने के लिए कुछ चीज़ें बताई हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी होती है, हिस्ट्री से निकला है, जिस कीमत पे उस चीज़ को सबसे पहली दफ़ा ख़रीदा गया, यानी 1 लाख रुपये से एक मशीनरी ख़रीदी गई, अब चाहे वो 80,000 की रह गई है, लेकिन उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट 1 लाख है। करंट कॉस्ट जो मौजूदा कॉस्ट है। फेयर वैल्यू जो आप लिखते हो, मतलब जो बुक्स में लिखी जाती है, वो उसे फेयर वैल्यू कहते हैं। प्रेजेंट वैल्यू उस पर जितने भी आपने डिस्काउंट दे दिए, जितने भी उस पर आपने वट एवर उस पर इंटरेस्ट जो देना है, वो सारे देने के बाद जो आपके पास मौजूदा वैल्यू बचती है उसे प्रेजेंट वैल्यू कहा जाता है। अब क्वालिटेटिव करैक्टर, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की खसूसियात हैं जो कि इसकी क्वालिटीज़ हैं। सबसे पहले क्या है, रेलिवेंस है, रेलिवेंट होती है, मतलब जिस काम के लिए आप उसको देखना चाह रहे हो उसे रेलिवेंट है, मतलब वो इररेलिवेंट चीज़ें उसमें शामिल नहीं है। मटीरियलिटी, मतलब हकीकत पे मबनी है,
इसमें कोई दो नंबर ही नहीं है। इसी तरह फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है कि बिल्कुल अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, कोई दो नंबर ही नहीं की गई, 100 वाली चीज़ 80 रुपये में नहीं लिखी गई। क्लियर? जैसे न्यूट्रल होता है, मतलब फ्री फ्रॉम एरर होता है, इसको मटीरियलिटी कहते हैं। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन भी। इन्हांसिंग क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स, इसमें सबसे पहले क्या है, कंपेरेबिलिटी है। आप अपने जो है ना कंपेयर कर सकते हैं, मतलब 2 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर लिया जाए, पिछले साल क्या था अब क्या है, कंसिस्टेंसी है या नहीं है। ठीक है, मतलब पिछले साल उसने 1 लाख प्रॉफिट कमाया तो इस साल वो 20,000 रुपये आ गया। ये चीज़ें देखना क्या कहते हैं, कंपेरेबिलिटी। फिर वेरीफाइबिलिटी, आपने जो देखा उसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि इसने सिर्फ बुक्स में तो ही लाख रुपया प्रॉफिट लिख दिया, क्या वाकई इसको लाख रुपया हुआ है। यानी कि ये अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ये खसूसियात हैं। टाइमलीनेस, ये टाइमली होती है जी, इसको मतलब जब टाइम ज़रूरत पड़े हो तभी आपको मिल जाए, इसे टाइमलीनेस कहते हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी, ईजी इसको अंडरस्टैंड किया जा सके, मतलब देखने वाला कम्प्लेक्सिटी का शिकार ना हो कि ये कहाँ से आ गया इसमें। आगे असाइनमेंट क्वेश्चन है जी, वो आपने देखने हैं। चैप्टर नंबर 2 में 3 रिसोर्सेज लिखे हुए हैं, सोर्सेज लिखे हुए हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन, इवेंट, कंडीशन, तीनों हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ट्रांजैक्शन की 2 टाइप्स लिखी हैं, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश के बदले में कोई लेन देन किया जाए तो कैश ट्रांजैक्शन, अगर उधार पे कोई लेन देन किया गया तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, याद रखना। अभी कैश ट्रांजैक्शन का दिया हुआ एक फ्लो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का भी दिया हुआ है। ठीक है, क्रेडिट पे चीज़ें खरीदी जाती हैं। अब जो नेक्स्ट है, डेटर और क्रेडिटर कौन होते हैं। देखो ये रिलेट करते हैं आपके क्रेडिट ट्रांजैक्शन से। अगर आपने किसी का उधार पैसा वापस देना है तो आपका क्रेडिटर है, यानी लाइबिलिटी होती है आपकी, जिसके पैसे देने हो उसको क्रेडिटर्स कहते हैं। वो लोग जिनसे आपने पैसे लेने हैं वो आपके डेटर्स हैं, और ये एसेट होते हैं, याद रखना। उधार की ट्रांजैक्शन में अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो वो डेटर है, किसी को पैसे देने हैं तो क्रेडिटर है। जिससे पैसे लेने हो वो हमारा एसेट है, जिसको पैसे देने हो वो हमारा लाइबिलिटी है। समझ गए? गुड। नेक्स्ट है जी, डेटर एसेट होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ होते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इसकी पहचान क्या है? जो ट्रांजैक्शन आती है ना, अगर उसमें किसी का नाम आ जाए तो वो आपकी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। जैसे लिखा हुआ है गुड्स परचेज फ्रॉम मरियम, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। लेकिन उसके बाद क्या लिखा है, पेड कैश टू मरियम, मरियम को कैश दे दिया। जब कैश दे दिया तो जाहिर है वो कैश ट्रांजैक्शन होगी। समझ गई? या फिर ये लिखा जाता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये लिख दिया जाए कि उधार पे चीज़ें खरीदी हैं, जाहिर है ये भी फिर आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसके अलावा अगर नाम आ जाए किसी भी शख्स का तो वो भी आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसी की प्रैक्टिस है। कैश ट्रांजैक्शन कौन सी है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन सी है, ये आपने देखनी है। ना समझ आए तो आप पूछ सकते हो। अकाउंटिंग इक्वेशन, इस पर हम बात कर चुके हैं जी। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी। इसमें से मैंने आपको कहा था 2 चीज़ें गिवन होंगी, तीसरी आपने मालूम करनी है। तो जैसे इक्वेशन आती है कि 2 चीज़ें गिवन हैं, तीसरी मालूम करना आती है। XYZ जैसे आप मालूम करते रहे हो मैट्रिक में, ये सेम वही है। एसेट्स भी गिवन हो, ऑनर्स इक्विटी भी गिवन हो तो आप लाइबिलिटी मालूम कर सकते हैं। लाइबिलिटी ऑनर्स इक्विटी गिवन हो तो आप एसेट मालूम कर सकते हैं। एसेट लाइबिलिटी गिवन हो तो आप ऑनर्स इक्विटी मालूम कर सकते हैं। जिसे ना आए वो कमेंट में पूछ सकता है, मैं उसको फर्दर रजिस्टर पर करके दिखा दिया जाएगा। इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। पहले लेसन में मैंने आपको प्रॉफिट की डेफिनेशन बताई थी कि आपकी सारे के सारे इनकम प्रॉफिट नहीं कहलाती। अपने इनकम में से एक्सपेंसिस 100 रुपये वाली चीज़ अगर 80 में बनी है तो 20 रुपये प्रॉफिट है, तो 100 में से 80 माइनस करोगे तो 20 प्रॉफिट आएगा, यानी इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट, याद रखना। रिसोर्सेज और सोर्सेज का फ़र्क मैंने आपको बता दिया था। ऑनर्स इक्विटी आपके सामने फिर से वही आ गया। ऑनर्स इक्विटी होती क्या है? कैपिटल, मतलब ऑनर की इक्विटी मैंने आपको बताया कैपिटल ही होता है। कैपिटल में जब देखो जिसने कैपिटल दिया होता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी उसी का होता है। अगर उसने कैपिटल दिया है तो प्रॉफिट अगर हो जाए तो उसके कैपिटल में उसको ऐड कर देते हैं, अगर लॉस हो जाए तो उसको कैपिटल में से उसको माइनस कर देते हैं। इसके अलावा होता है ड्राइंग्स, याद रखना ड्राइंग एक टर्म है, लिख लो चाहे। जब मालिक ऑनर
अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लेता है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। क्लियर? मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से जो पैसा निकाल लेता है उसे ड्राइंग्स कहते हैं, याद रखना। ज़ाहिर है जब वो पैसा निकाल लेगा तो उसकी कैपिटल में से वो भी माइनस करेंगे। कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है, लॉस और ड्राइंग्स माइनस होती हैं। आगे एग्जांपल है जी, ये आगे हैं सारी ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शंस को मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपकी बुक के बगैर पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने अपने डेबिट क्रेडिट रूल्स रिवाइज करके रखने हैं। हम इसको फिर पढ़ेंगे, ठीक है? फिर ही आपको ये एक्सरसाइज भी आप तभी कर पाओगे। आपने एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, इन पे जो हमने डेबिट क्रेडिट रूल्स पढ़े थे सबसे पहले लेसन में, वो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक भी दे दूंगा। आपने वो पढ़ने हैं, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आ जाएगा उसका। तो आपसे मुलाकात होगी अगले लेसन में। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें ताकि मज़ीद वीडियोस आपके लिए बनती रहें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।